रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पुलिस या कोर्ट से नोटिस प्राप्त करने से पहले व बाद में क्या सावधानी रखनी है, इसका भाग 3 आज हम बना रहे हैं। और यह भाग हम आपको फैमिली कोर्ट प्रकरण 498A 125 CRPC और घरेलू हिंसा के मामलों में क्या क्या सावधानियां रखनी है और फैमिली कोर्ट के बाकी के जितने भी प्रकरण हैं उसके अंदर आपको क्या सावधानियां रखनी है, इस वीडियो में बताएंगे। हमारा भाग 2 जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि सिविल और आपराधिक कोर्ट के मामलों में नोटिस प्राप्त करने संबंधी क्या क्या सावधानियां हैं, वो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट। पारिवारिक न्यायालय मुख्यतः पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अनुसार कार्य करते हैं। फैमिली कोर्ट में मुख्यतः पारिवारिक मामले जैसे तलाक, भरण पोषण और इससे संबंधित अन्य मामले सुने जाते हैं। फैमिली कोर्ट द्वारा सुने जाने वाले मामले बिना न्याय मित्र के भी हम अपना पक्ष रख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम बिना वकील के भी फैमिली कोर्ट के जितने भी मामले हैं इनमें अपीयर हो सकते हैं। पारिवारिक न्यायालय अधिकतर मामलों में प्रयास करती है कि मामला आपसी सुलह और समझौते से खत्म हो जाए। ये पारिवारिक न्यायालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी था। पारिवारिक न्यायालय मुख्यतः हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम से संबंधित जैसे मामले सुनता है। पूरे अधिनियम में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। पारिवारिक न्यायालय विवाह के पक्षकारों के बीच संपत्ति संबंधी विवाद, विवाह संबंधी विवाद जैसे विवाह को शून्य घोषित करना, तलाक, दाम्पत्य अधिकारियों की प्रतिस्थापना, न्यायिक पृथक्करण, विवाह की विधि मान्यता, किसी व्यक्ति के धर्मजों की घोषणा के संबंध में वाद, भरण पोषण से संबंधित वाद, किसी व्यक्ति की संरक्षकता या अभिरक्षा से संबंधित वाद पर क्षेत्राधिकार रखती है। घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले पारिवारिक न्यायालय विचारणा नहीं करता है। यह प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सुने जाते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले ज़्यादातर पति पत्नी के बीच विवाद में ज़्यादा सामने आते हैं, लेकिन फिर भी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा इनको सुना जाता है। दहेज के केस अंतर्गत धारा 498A भी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सुने जाते हैं। हालांकि यह फैमिली कोर्ट का मैटर है, लेकिन इसको जो विचारण करता है वह न्यायालय फैमिली कोर्ट नहीं है, वह न्यायालय अलग है, वह मजिस्ट्रेट न्यायालय है। दोस्तों, पारिवारिक न्यायालय में कभी जाना नहीं चाहिए, यह हमारी पर्सनल आपको निवेदन है। जहाँ तक संभव हो ऐसा कोई भी विवाद उत्पन्न ही मत होने दो कि पारिवारिक न्यायालय तक जाने की नौबत आ जाए। जहाँ तक संभव हो मामला कोर्ट के बाहर ही आपसी रजामंदी से निपटा लें, चाहे वह साथ रहने का हो या साथ नहीं रहने का हो। यह मामला दोनों ही पक्षों के लिए तनावपूर्ण व भावनात्मक है। पारिवारिक न्यायालयों की हालत बदतर होने से दोनों ही पक्षों के समय व जीवन की बर्बादी होती है। कोर्ट अंतिम विकल्प होना चाहिए। दोस्तों, ये जो 2 बातें हैं ये आपको थोड़ी सी समझानी जरूरी है। यह मामले दोनों ही पक्षों के लिए तनावपूर्ण व भावनात्मक हैं, क्योंकि जब पति पत्नी के रिश्ते होते हैं तो दोनों के बीच में आपसी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं और बाद में जब ये मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं तो वहां पर आपको भावनात्मक बहुत ज़्यादा तनाव झेलना पड़ता है। जो हमारा चौथा पॉइंट है, इसके संबंध में यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें समय तो बर्बाद होता है, आपके जो जीवन है वो भी बर्बाद होता है, पैसा तो जाता ही जाता है। ऐसी बात नहीं है कि पैसा सिर्फ पुरुष का ही जाता है, महिला का भी जाता है। महिला को अच्छे से पता होता है कि उसका पति कितना पैसा दे सकता है, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो अलीमनी हो, लेकिन फिर भी वह उसको परेशान करने की नीयत से वकीलों में पैसा देती है और ये वही पैसा होता है जो उसको मिलना होता है, वो पैसा वकीलों में चला जाता है। तो बेहतर हमारी सलाह यही है कि जहाँ तक संभव हो दोनों पक्ष आपसी रजामंदी से अपना जो भी निपटारा है वो आप कर लें, चाहे साथ रहने का हो चाहे अलग रहने का हो। क्योंकि यदि आप इस तरीके का कोई भी चीज़ नहीं करते हैं तो फ़ायदा कोई और ही उठा के ले जाएगा और नुकसान अंत में दोनों ही पक्षों का होगा। लड़की पक्ष का यदि देखा जाए तो नुकसान ज़्यादा होता है। फैमिली कोर्ट के जो दोस्तों नोटिस भेजने के जो माध्यम हैं वो 3 हैं। डाक सेवा है, कोर्ट के कर्मचारी द्वारा है और पुलिस द्वारा। 98A में इस्तगासा के आधार पर यदि पुलिस सीधा कोई मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो इस्तगासा पेश होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष और मजिस्ट्रेट अंतर्गत धारा 190 या 156(3) CRPC में पुलिस को यह आदेश देते हैं मुकदमा दर्ज करने के लिए। मुकदमा दर्ज होने के बाद में पुलिस द्वारा आरोपी पक्ष को 41 CRPC का नोटिस दिया जाता है और फिर उसको अनुसंधान में शामिल किया जाता है। पुलिस द्वारा धारा 41 CRPC में किसी व्यक्ति या पक्षकार के बयान और 91 CRPC में किसी व्यक्ति या पक्षकार से या संगठन से दस्तावेज या साक्ष्य आदि लेने के लिए नोटिस भेजा जाता है। तो जो घरेलू हिंसा के प्रकरण है इसमें मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा नोटिस भेजे जाते हैं। यह जो नोटिस जाएगा इसके ऊपर लिखा होगा कारण बताओ नोटिस और इसके साथ में पिटीशन की कॉपी साथ में भेजी जाती है। इसमें आपको 2 नोटिस जारी होते हैं। एक धारा 12 ये आपका मूल परिवाद रहेगा उसमें मिलता है और एक धारा 23 जो लड़की द्वारा अंतरिम भरण पोषण के लिए दिया जाता है उसमें मिलता है। धारा 12 की जो कार्यवाही है वो आपके धारा 23 की कार्यवाही के बाद में निपटाई जाती है। जब तक धारा
23 यानी अंतिम भरण पोषण तय नहीं हो जाता, तब तक धारा 12 जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसकी कार्यवाही पेंडिंग रहती है। दोनों ही नोटिस आपको एक साथ मिल सकते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ में अलग अलग पिटीशन संलग्न रहेगी नोटिस के साथ में। नोटिस प्राप्त करने संबंधी सावधानियां। दोस्तों इसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि फैमिली कोर्ट के जो जितने भी मामले हैं उनमें जो नोटिस आता है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है वो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों शब्द पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि हम इस वीडियो में हर चीज़ आपको विस्तार से नहीं बता सकते। आप शब्द को थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या बताने की कोशिश की है। नोटिस उसी व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए जिसको भेजा गया है, घबराना नहीं चाहिए। ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। पुलिस द्वारा नोटिस लाने पर प्राप्त कर लेना चाहिए, वापस लौटाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपके पास पुलिस नोटिस लेके आती है तो आपको ये नोटिस ले लेना चाहिए और इसको वापस नहीं लौटाना चाहिए। दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि नोटिस लेना ही है, वापस नहीं लौटाना है। नोटिस प्राप्त करते समय प्राप्ति हस्ताक्षर के नीचे प्राप्ति की दिनांक व समय जरूर लिखें। जैसे ही आपको नोटिस मिल जाता है तो नोटिस में जो प्राप्ति हस्ताक्षर के नीचे प्राप्ति की दिनांक व समय लिखने, चाहे आप किसी और प्रकरण में लिखो या ना लिखो, लेकिन फैमिली कोर्ट के मैटर में आपको जरूर लिखना है। यदि नोटिस पारिवारिक न्यायालय से है तो पिटीशन की प्राप्ति पक्का कर लें, क्योंकि पारिवारिक न्यायालय का आपको पता चल जाएगा, नीचे स्टैंप लगी होगी, वहाँ पे लिखा होगा, चाहे भेजने वाले का पता हो वहाँ पर भी लिखा होगा कि किसने भेजा है। पारिवारिक न्यायालय का लिखा होगा, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, और नीचे न्यायालय का शहर या न्यायालय का जो भी नाम है वो आपको लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है कि जो पिटीशन की जो नकल है वो आपको नोटिस के साथ में मिलेगी, वो आपको पक्का इंश्योर करनी है। यदि पिटीशन की कॉपी संलग्न नहीं है, तो आपको पिटीशन की कॉपी संलग्न नहीं मिली है ये आपको लिखना है, क्योंकि जब तक आपको पिटीशन की कॉपी नहीं मिलती ये नोटिस की सही तामील नहीं है। दोस्तों फैमिली कोर्ट के जितने भी मैटर है इनमें आपको पिटीशन की कॉपी नोटिस के साथ मिलना जरूरी है। नहीं है तो आपको ये लिखना है कि पिटीशन की कॉपी संलग्न नहीं मिली है। नोटिस को ध्यान से पढ़ें और समझें, व सबसे पहले ये तय कर लें कि आप खुद क्या चाहते हैं। अपनी भावनाएं नियंत्रण में रखें। यदि आपको नोटिस मिल गया है तो आप यहाँ से एक नई दिशा तय करें। आपके पास कोर्ट जाने से पहले काफ़ी दिन होते हैं, आप तय कर लें कि आपको क्या चाहिए। क्या आप पत्नी को वापस लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हो। बच्चे हैं, बच्चे को देख के लाना है तो वो उसको भी सोचना है कई बार, लेकिन आपको बच्चे को सोच के लाना है। लेकिन जो पार्टी नहीं आना चाहती, ये आपको अच्छे से पता होता है कि पार्टी आना चाहती है कि नहीं आना चाहती है। आपको उसी चीज़ को ध्यान में रख कर के डिसीजन लेना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि पत्नी आना चाहती है तो ही आप ला सकते हो। आपके कहने से कोर्ट आदेश नहीं कर सकता उसको कि वो चली आए। वह अपनी भावनाएं अच्छे से समझती है। जब उसने कोर्ट तक जाने का मन बना ही लिया है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप तय कर लें कि आप खुद क्या चाहते हो। आपकी जितनी भी भावनाएं हैं वो कानून में किसी काम नहीं आने वाली। उन भावनाओं को नियंत्रण में रखें और आप अपना दिमाग कहीं और लगाएं। फैमिली कोर्ट के मैटर में आप उतना ही स्ट्रेस लें जितने की ज़रूरत है। तो आप नोटिस को ध्यान से पढ़ें, पिटीशन की कॉपी मिली होगी, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं आप उनको ध्यान से पढ़ें और तय करें कि अब आप क्या चाहते हो। इसके बगैर आगे कोर्ट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो उसके बाद ही आप फैमिली कोर्ट में अपने मैटर को अच्छे से रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। आप जब पहली तारीख पर फैमिली कोर्ट में जाएंगे तो आप बिना वकील के जाएंगे और मीडिएशन का प्रस्ताव रखेंगे। आप फैमिली कोर्ट में जाकर के ये कहेंगे कि सर मीडिएशन का एक बार प्रस्ताव, यदि आप चाहते हो कि आपकी पत्नी वापस आ जाए या आपको लगता है कि कहीं पे ऐसी संभावना है तो आप मीडिएशन का प्रस्ताव रखें और मीडिएशन का प्रस्ताव में ये फाइल चली जाती है। तो मीडिएशन में आप देखिए कि वो क्या चाहती है, ये आपको मीडिएशन में पता चल जाएगा। यदि पत्नी मीडिएशन में आपके साथ आने से इनकार करती है, नहीं रहना चाहती है, तो आपके ज़्यादा हाथ पैर जोड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का हमारा मतलब यही था कि आपको फैमिली कोर्ट के जितने भी मामले हैं उनमें आपको सही मार्गदर्शन मिले और आपको सही जानकारी मिले। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कई बार जानकारी के अभाव में हम काफ़ी धोखे खाते हैं और यदि आपने कोई वकील नहीं किया है तो आपको फैमिली कोर्ट के मैटर में इन सब धोखों से सावधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।